Welcome to student on YouTube channel of GC Badmer. Last we lecture have covered the about the simple stress और उस lecture में normally अपन ने representation of the stresses देखा था in the 3-dimensional and 2-dimensional. Also and in the previous lecture you can also go through the our YouTube channel Engineering College Badmer and you can search directly the playlist for the strength of material by the Prakash Moka. And the last lecture for fourth number L4 is depend on the mostly stress representation of in a 3-dimensional and 2-dimensional stream. तो आज की जो क्लास है वो नॉर्मली अपना एक तो टॉपिक रह गया था कि नॉर्मल स्ट्रेन के बारे में. अभी तक जो लेक्चर 1 से L1 से L4 तक अपन ने मोस्टली कवर किया है स्ट्रेस के बारे में, और नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेन के बारे में, वो भी कौन सी नॉर्मल. सेम क्लासिफिकेशन है स्ट्रेस के, जस्ट लाइक जैसे नॉर्मली डायरेक्ट स्ट्रेन और इनडायरेक्ट स्ट्रेन. अब सेकंड मेजर टॉपिक आज कवर करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील. दिस इज द वन ऑफ द लो मीडियम ऑफ लो कार्बन कंटेंट डक्टाइल स्टील. तो ये क्या रहेगा अपना फर्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. एक तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. प्रायर टू गो टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वी हैव डिस्कस अबाउट द लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम. ये क्यों जरूरी है अपने लिए? क्योंकि आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायरेक्टली कैसे प्लॉट होता है और लोड डिफॉर्मेशन कर्व वो कैसे प्लॉट होता है, वो दोनों अपन डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, let's start the class. First topic is today class cover normal strain. First, in case the strain we directly written as the strain is the deformation of the material per unit length. यहाँ पे लेंथ कौन सी मेंशन की है? ओरिजिनल लेंथ. मींस आपका फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर ए प्रिज्मेटिक बार. प्रिज्मेटिक जो बार क्या होती है? थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार. मींस अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो थ्रू आउट द लेंथ इस बार का क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट. तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्मेटिक. ओके. तो डिफॉर्मेशन. अब डिफॉर्मेशन का मीन्स कि ड्यू टू एक्शन ऑफ द लोड या एक्सटर्नल लोड, यू कैन डायरेक्टली से P लोड. इफ वी एक्सर्ट ए टेंसाइल लोड P, देन ये मटेरियल क्या होगा कि अगर P लोड आप एक्सर्ट करोगे तो डेफिनेटली है कि ये मटेरियल जो है वो एक्सटेंड होगा, और इसमें इसकी लेंथ जो है, फर्स्टली लेंथ थी वो ओरिजिनल लेंथ L0, बट आफ्टर डिफॉर्म. ध्यान से सुनना कि आफ्टर द एक्शन ऑफ द लोड ये बार क्या हुआ? कुछ एक्सटेंड हो गई. ओके. और अब इसकी जो लेंथ है वो इक्वल टू L1 एंड change between the length is directly denoted delta. Okay. So first write the change in the length, which is called the deformation. Okay. क्योंकि इसके जो प्रिज्मेटिक जो बार है उसकी लेंथ में चेंज हुआ है, तो चेंज इन द लेंथ इक्वल टू डिफॉर्मेशन डेल्टा इक्वल टू डायरेक्टली कैलकुलेट L1 माइनस L0. ओके. देन स्ट्रेन डायरेक्टली सो. अब स्ट्रेन को कैसे डिनोट कर सकते हैं? एज द स्टैंडर्ड डिनोटेशन स्ट्रेस को डिनोट करते हैं लाइक सिग्मा. ओके. और स्ट्रेन को एप्सिलॉन ई करके डिनोट करते हैं. तो डायरेक्टली वी कैन से डिफॉर्मेशन डेल्टा डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ. लेंथ भी कौन सी लेनी? यहाँ पे
पॉइंट आउट करना कि लेंथ जो है वो ऑलवेज डिवाइडेड टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मींस एल नॉट, तो आपको एल नॉट डिवाइड करना है। अब इसकी डायमेंशन निकालेंगे अपन। तो फर्स्ट डिफॉर्मेशन डेल्टा, तो डेल्टा का डायमेंशन क्या होगा, वही होगा जो लेंथ का, आइदर इन दी मीटर, आइदर इन दी सेंटीमीटर, और वी कैन से इन mm, डिवाइडेड बाय एल नॉट। एल नॉट की भी डायमेंशन क्या होगी, मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, mm में हो सकती है, तो इट डायरेक्टली कैंसल आउट, और वी कैन से स्ट्रेंथ इज दी नॉन डायमेंशनल या डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ओके, अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेन होती है नॉर्मली, ये डायरेक्टली क्या है कि यू कैन मेजर, ओके, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंसोमीटर। ये एक्सटेंसोमीटर जो है वो अपन डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास, कि नॉर्मली ये क्या होता है कि बाय द हेल्प ऑफ द कोरिलेटिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक वायर एंड द ओरिजिनल मटेरियल। ओके, एक सीमेंट का ब्लॉक होता है जिसमें पर्टिकुलर यहाँ से एक वायर जो होता है उसको इस शेप में कंटिन्यूअसली, और इन दोनों वायर के मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं फॉर द लोड P। तो करस्पॉन्डिंग जितना चेंजेस जो होता है L1 L0 थी और चेंजेस टू L0, it directly show the resistance provide the wire in change in the cross section or length, or we can directly calculate the deformation delta, and delta divided by L0 we can directly measure strength। तो मींस जो स्ट्रेंथ जो क्वांटिटी होती है वो मेजर्ड है, ओके, और ये डायरेक्टली शो करती है बिहेवियर ऑफ मटेरियल। मींस एक्सटेंस होना मेजरमेंट कर सकते हो, बट स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली क्या है, वो डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड कंसेप्ट या क्वांटिटी। क्योंकि इसमें बताया था मैंने कि सिग्मा और integration of the whole surface equal to, we can get the resistance force F, or we can directly sigma equal to dF upon dA, force divided by this, force divided by this, means total जो force है और divided by area, ये directly क्या है, derived quantity। ओके, तो यहाँ तक याद रखना, नॉर्मल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक्सटेंसोमीटर यूज करते हैं। ओके, डिटेल जो है एक्सटेंसोमीटर की वो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अपन स्टडी करेंगे। तो अब आपके पास में दो चीज कंफर्म होनी चाहिए, एक तो है स्ट्रेस क्वांटिटी, सेकंड है स्ट्रेंथ। ओके, बाय द हेल्प ऑफ दिस corresponding we can say load, and this corresponding the deformation। ओके, तो स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग लोड लेना और स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन, याद रखने का तरीका। अब नेक्स्ट आते हैं अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है थ्रू आउट आपके सिविल इंजीनियरिंग में, आफ्टर यू कैन इन द प्री फाइनल ईयर या फिर आपका आफ्टर पास आउट, अगर आप कहीं पे इंटरव्यू में या फिर कहीं पे भी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील हमेशा पूछा जाएगा आपको। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी की मटेरियल की स्ट्रेंथ मेजर करने के बाद यू कैन एनालाइज द स्ट्रक्चर, यू कैन डिजाइन द स्ट्रक्चर। तो मोस्टली आप डिजाइन भी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, एमएस बोलते हैं इसको। और ये जो माइल्ड स्टील होता है वो एक्चुअल में लो कार्बन कंटेंट
डक्टाइल स्टील होता है। ओके, अब डक्टाइल का मीनिंग जो है वो बाय द हेल्प ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस, जो अपन कर्व प्लॉट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, उससे अपन को पता चलेगा कोई मटेरियल डक्टाइल कैसे होता है और उसकी डक्टिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, और स्टील जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ द आयरन Fe और कार्बन कंटेंट, और डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील एंड एलॉय मटेरियल। एलॉय मटेरियल कौन सा, निकल, क्रोमियम, कैडमियम, मैग्नीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल जो है, मेटल ओर्स, ये डायरेक्टली एलॉय के फॉर्म में यूज करते हैं, और इनके पर्टिकुलर मिक्सर और कंटेंट मींस आयरन का कंटेंट कितना प्लस कार्बन का कंटेंट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील भी क्लासिफाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील, वेरी लो कार्बन कंटेंट, बट कास्ट आयरन, अगर कास्ट आयरन की कंसीडर करेंगे तो वेरी हाई कार्बन कंटेंट स्टील। ओके, उसमें मोस्टली आयरन में मोस्टली ज्यादा क्या रहता है, कार्बन कंटेंट। ओके, ये भी अपन जस्ट इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं डायरेक्टली कर्व ड्रॉ करूंगा जिसमें डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंटेंट वी कैन क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील और आयरन। ओके, फर्स्ट आप ड्रॉ करो बुक में, एक प्रिज्मेटिक बार है जो वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से हैंग आउट है, यहां से सपोर्टेड है, और इस पे फोर्स लग रहा है P, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू A1 एंड लेंथ इक्वल टू L1, लेंथ मींस इसकी ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर में आपको consider another prismatic bar which has greater area and also length. This length equal to L2 and we contain force exert कर रहा है इस पे टेंसाइल 2P, और ये फोर्स भी क्या है इसका, एक्सियल। एक्सियल मींस इसकी एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो होता है एक्सियल फोर्स, और इसका एरिया कितना है A2। ओके, देन अब इसका डिफॉर्म क्या होगा, ड्यू टू लोड P, और ये लोड P भी क्या है, ये P लोड कोई सडन नहीं है, ये स्टैटिक है, बट वी कैन से डायरेक्टली ग्रेजुअल लोड, मींस लोड आप P जो अमाउंट है वो ग्रेजुअली एक्सर्ट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर बार का क्या होगा, एक्सटेंड होगा। सिंपल, अगर आप एक रबड़ लोगे और उसको अपने दोनों फिंगर से अगर पुल आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो रबड़ जो है वो इलोंगेशन होगा। तो जस्ट सिंपल ये कि इसमें टॉप सरफेस तो क्या है, वहां से सपोर्टेड है, और पी फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है, तो ये जो चेंज इन दी लेंथ जो है वो है देयर विल बी डेल्टा 1 और इक्वल टू दिस इज दी L1 dash or L1. L1 dash means after the measuring the deformed length of the bar. Okay? तो डिफॉर्मेशन हमेशा निकालने के लिए क्या करना है, चेंज इन दी लेंथ मींस चेंज इन दी डायमेंशन, जिस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है या फिर डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, तो जो इलोंगेटेड या फिर कंप्रेसिव जो लेंथ जो है माइनस सबसेक्ट करना है किससे, ओरिजिनल लेंथ से। ओके, सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करना है आपको। ये भी क्या है, इलोंगेशन होगा बाय द ड्यू टू फोर्स 2P, और इसका इलोंगेशन है डेल्टा 2 इक्वल टू L2 डैश माइनस L2, और इसकी डिफॉर्म जो लेंथ है वो है L2 डैश। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये, कि ये जो चीजें हैं बहुत माइनर कंसेप्ट है, लेकिन आपके एक जस्ट बेस जो होता है किसी भी सिविल इंजीनियर का, वो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली अब क्या करना है आपको, फर्स्ट इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सर्ट फोर्स
equal to P. Okay. Area, cross section area is A1 and length is L1 and deformation is delta 1 equal to L1 dash minus L1. ओके, ये नोट डाउन करना है. अब यहाँ पे क्या नोट डाउन करना है आपको? फोर्स लग रहा है इस पे 2P, एरिया है इसका A2, लेंथ है L2 और डेल्टा 2 मींस डिफॉर्मेशन इन दी सेकंड बार इक्वल टू L2 डैश माइनस L2. ओके, देन अब आते हैं अपन कैलकुलेट दी फोर्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दी बोथ बार. तो मैं यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म ड्रॉ करता हूं. इस टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रहेगा ये, फर्स्ट लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है कि फर्स्ट डिफॉर्मेशन इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू L1 डैश माइनस L1. ओके, देन सेकंड जो बार है उसके अंदर लिखना है L2 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा L2 डैश माइनस L2. ये डिफॉर्मेशन. देन डिफॉर्मेशन डायरेक्टली कैलकुलेट, जस्ट सिंपल वी कैन से कि कैसे कि डेल्टा 1 इक्वल टू फोर्स P L1 डिवाइडेड बाय A1 और E. ओके, ये कहां से आया? ये आया आपका कि इफ ए एक्सियल बार मीन सॉरी एक प्रिज्मेटिक बार में अगर फोर्स P लगता है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A और E जो है उसका क्या है? मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, ये भी अपन पढ़ेंगे. और उसके बाद में आपका है क्या? इसकी लेंथ जो है वो है L. तो इसके लिए डिफॉर्मेशन होता है डेल्टा इक्वल टू PL बाई A. ओके, अब डेल 1 इक्वल टू P डिवाइडेड बाई A1. तो फर्स्ट नोट डाउन करना है P डिवाइडेड बाई A1 इक्वल टू सिग्मा 1 मींस स्ट्रेस इन बार इक्वल टू सिग्मा 1 P डिवाइडेड बाई A1. तो इसमें क्या लिखना है? सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई A1. सॉरी, A1 तो अपन फोर्स स्ट्रेस को फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, डायरेक्टली वी कैन से स्ट्रेस डिवाइडेड बाई E. और एक चीज यहाँ पे डेल 1 डिवाइडेड बाई L1, ये क्या चीज होगी? ये चीज होगी आपकी स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन E1. ओके, देन सिग्मा 1 जितनी स्ट्रेस लग रही है इतने पर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन E1 इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस E. ये दोनों वैल्यू, एक ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें रखने पे आपके पास में क्या आएगा? सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई E1 इक्वल टू कैपिटल E. वी कैन डायरेक्टली से stress divided by epsilon means strain equal to constant value. Very interesting point. ये जो पॉइंट है ये मार्क करके देखना. ओके, similar process in the second bar. First delta 2 equal to force 2P into L2 divided by A2 और divided by E. सबसे पहला यहाँ पे लिखना है आपको स्ट्रेस सिग्मा 2, स्ट्रेस डायरेक्टली फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. फोर्स कितना लग रहा है? 2P और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A2. ओके, देन स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना अभी बताया था? नॉर्मल स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन दी लेंथ मींस डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन कितना है? डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ मींस L2. ओके, ये दोनों जो इक्वेशन है इस वाले वैल्यू में पुट रखो. क्या आएगा? ये आएगा आपका
एप्सिलॉन 2 इक्वल टू, एप्सिलॉन 2 मींस इसमें स्ट्रेन इन दी सेकंड बार, और एप्सिलॉन 2 इक्वल टू directly sigma 2 divided by E, or we can say sigma 2 divided by epsilon 2 equal to E. ओके, ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन। देखो, फर्स्ट ड्रॉ करना है अपन को बाय द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट लोड, लोड मींस फोर्स यहाँ पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना है, लोड, बट एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना है आपको, डिफॉर्मेशन। ओके, तो फर्स्ट बार है उसको मैं रेड से डिनोट करता हूँ, लाइन से, यहाँ पे डिनोट करने पे तो रेड लाइन शो करेगी कैसे कि फर्स्ट जो बार थी उस पे फोर्स लग रहा था P, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे शो कर दिया P। ओके, तो P यहाँ पे लग रहा था और उस P के करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन था डेल्टा 1। ओके, देन स्लोप ऑफ द लाइन, ये लाइन जो है वो क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है फॉर बार 1। ओके, स्लोप क्या होगा, P डिवाइडेड बाई डेल्टा 1, यही होगा ना, y डिवाइडेड बाई x, तो इसको डिनोट कर देता हूं मैं थीटा 1। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं अपन सेकंड बार में। सेकंड बार में कितना फोर्स लग रहा है, सेकंड बार में फोर्स लग रहा है 2p, ये रहा आपका 2p, बट यहां से ध्यान से देखना कि इसके अंदर डिफॉर्मेशन जो है डेल 2 वो क्या है, एज कंपेयर टू डेल 1 ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेट्स अज्यूम कि डेल 2 जो है which is less than del 1 because the force is 2p, force is 2p, then we directly draw the line for bar second, the blue line जो है वो डिनोट करती है बार सेकंड की लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, और इसका डायरेक्टली जो स्लोप जो होगा डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या है उसका स्लोप। ओके, डेल्टा 2 है जो वो डायरेक्टली डिनोट करता है स्लोप, तो इसमें स्लोप हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाई, अब 2p में भी यहाँ पे ध्यान देखना कि ये जो डिफॉर्मेशन जो है, इस लाइन को मैं हल्का सा ड्रॉ करता हूँ वापिस, एक्चुअल में लाइन जो p जो है वो आएगी आपकी कुछ ऐसी। ओके, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल 2 है मींस डिफॉर्मेशन डेल 2, ये 2p, और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे क्या है डेल 2 डिवाइडेड बाई डेल 2, तो यहां से डायरेक्टली डिनोट कर रहा है ना कि थीटा 2, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 मींस स्लोप ऑफ द लाइन लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन फॉर द बार 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द बार 1। ओके, तो ये था आपका लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व प्लॉट था। अब इसी चीज को मैं प्लॉट करता हूं आपको जिसके अंदर स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, तो लोड के करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिखना है, स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होगी, सिग्मा, सिग्मा डायरेक्टली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और वाई एक्सिस पे आपको प्लॉट करना है क्या, स्ट्रेन, स्ट्रेन एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और ये है आपका सिग्मा। देन अब दो जो इक्वेशन जो थी अपनी, ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर ये एक और ये दो,
बार 1 में जो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल टू स्लोप या इक्वल टू कैपिटल E मींस कांस्टेंट, and second equation sigma 2 divided by epsilon 2 stress divided by strain equal to directly constant means capital E. तो directly we can say कि जब स्ट्रेस की वैल्यू अगर सिग्मा और उसके करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन है तो उनका जो रेशियो जो था फॉर बार 1, ये बार 1 और इसके ऊपर ओवरराइड होगी, ध्यान से देखना, ओवरराइड बार 2, और इन दोनों का जो स्लोप जो है, स्लोप इक्वल टू tan θ1 इक्वल टू tan φ2, सॉरी φ2 डिनोट करना, θ1 तो यहाँ पे ले लिया अपन ने, tan φ1 इक्वल टू tan φ2 इक्वल टू डायरेक्टली डिनोट वी कैन से E. E जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट. जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो प्लॉट है उसका जो स्लोप है वो डायरेक्टली डिनोट करता है E, और ये जो E जो है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और दूसरा नाम है इसका यंग्स मॉडुलस. यंग्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, मींस उन्होंने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिया था जिसमें एक लॉ, यंग्स लॉ एक्सर्ट किया था लंग्स, और गिवन दिया था कि एज पर यंग साइंटिस्ट दी if the material are under elastic or linear behavior, then the stress in the material which is directly proportional to the strain. Okay, ये था आपका आज का एक, ये भी एडिशनल टॉपिक कवर हो जाएगा कि यंग्स लॉ के अकॉर्डिंग if the material are under linear elastic, then stress in the material is directly proportional to strain, और ये जो स्ट्रेस जो है सिग्मा और इस प्रोपोर्शनली को एक कांस्टेंट से डिनोट किया है कैपिटल E और मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन. ये जो कैपिटल E है इसको डिनोट किया यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, तो डायरेक्टली E कैलकुलेट कर सकते हो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, बट ये कंडीशन तभी एक्सर्ट करेगी जब आपका मटेरियल अंडर लीनियर इलास्टिक लिमिट रहे. अब ये जो वर्ड बोला है मैंने लीनियर इलास्टिक लिमिट, वो क्या चीज है, उसी के अकॉर्डिंग आगे अपन माइल्ड स्टील का क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट, अब अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील. तो आज की क्लास में मैं कर्व प्लॉट करूंगा, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उस क्लास में क्या करना है, उसके हिडन या इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट आउट करना है, जैसा कि मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा एक यूटीएम मशीन, सबसे पहला याद रखो यूटीएम, यूनिएक्सियल टेंसाइल या टेंशन मशीन. ये क्या होती है, ये ओनली फॉर यूनिएक्सियल मींस एक ही एक्सिस में ये टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट करती है, और ये मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ और किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में प्लॉट करने के लिए आपको लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ देता है. ओके, अब इसके अंदर यूजिंग द स्टैंडर्ड कूपन
स्टैंडर्ड कूपन मींस स्टैंडर्ड यूजिंग दी स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। अब ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जहां आप माइल्ड स्टील की बार का आप टेस्टिंग करेंगे और बाय द हेल्प ऑफ द टेस्टिंग फाइनल प्लॉट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कूपन जो है ये आपका है स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। और ये क्या है? एक फर्स्ट ये जो पोर्शन जो है ये है इसका ग्रिप। ओके, मींस मशीन का वन जो एंड जो है वो इसके अंदर इस पोर्शन को ग्रिप कर देगा। ओके, मींस ये पूरा पोर्शन क्या रहेगा मशीन के अंदर। ओके, देन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में थ्रू आउट इस पर्टिकुलर बार या कुछ पर्टिकुलर स्पेसिमेन का क्या रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट सेम। इसको बोलते हैं इसकी गॉज लेंथ एल नॉट या एल जी या ओरिजिनल लेंथ। ध्यान से सुनना, ये जो लेंथ जो होती है उसको बोलते हैं गॉज लेंथ। ओके, ओरिजिनल लेंथ जिसके द्वारा बाय द हेल्प ऑफ यू कैन कैलकुलेट स्ट्रेन। स्ट्रेन में जो मैंने बताया था, स्ट्रेन में क्या बताया था, स्ट्रेन में जो ओरिजिनल लेंथ डिवाइड करते हैं। तो अब इस केस में कैसे मेजर करेंगे? तो वो मेजरमेंट ऑफ द गॉज लेंथ बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो अगर आपका प्रिज्मेटिक बार स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, मींस इसका बार का जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है और उनका एरिया ए नॉट है, तो एल जी इक्वल टू 5.65 अंडर रूट ए नॉट। ओके, और सेकंड पोर्शन है अगर आपका जो बार है वो ए परफेक्ट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड the diameter of the bar equal to d naught, then gauge length original length equal to 5 times of the l d naught, means उसको डायामीटर को अगर 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे उतनी लेंथ क्या है उसकी ओरिजिनल लेंथ और गॉज लेंथ। तो फर्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर माइल्ड स्टील का आप प्लॉट करना चाहते हो, टेस्टिंग करना चाहते हो इन द यूटीएम मशीन, यू हैव फर्स्ट स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लाइक दिस। ओके, ये है इसका ग्रिप, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसमें स्टैंडर्ड चीजें यही पूछी जाती है आपसे, गॉज लेंथ कैसे मेजर करते हैं। अब अपन डायरेक्टली क्या है इसमें सिंपली क्या करेंगे, इसको ये जो स्पेसिमेन है इसको यूटीएम मशीन में क्या करेंगे एक्सर्ट, और अपन फाइंड आउट करेंगे क्या कि एक तो इसकी लोडिंग इंटेंसिटी इस मशीन में 6 to 6 न्यूटन mm स्क्वायर पर मिनट रेट होनी चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड है ये। देन सेकंड, अब अपन क्या करेंगे कि अब अपन इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को लोड, अब क्या करेंगे लोड एक्सर्ट करेंगे और मेजर करेंगे डिफॉर्मेशन मेजर करेंगे और लोड। ओके, तो अपना लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन इस टाइप से कैलकुलेट करने के बाद में अपन एक टेबुलर फॉर्म लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में ये पर्टिकुलर अपन एक्सपेरिमेंट भी एक्सर्ट करेंगे अपने पास, वी हैव मशीन यूटीएम मशीन। तो अपन सबसे पहले लोड, फिर उसके करस्पॉन्डिंग अपन स्ट्रेस, फिर उसके बाद में रहेगा आपका जो चेंज इन दी लेंथ, वी डायरेक्टली कैलकुलेट द डिफॉर्मेशन, और उसके करस्पॉन्डिंग अपन को निकालना है स्ट्रेन। तो ये डिनोट करेंगे सिग्मा से, इसको एप्सिलॉन से, डिफॉर्मेशन डेल्टा और लोड आपका पी। तो फर्स्ट 0 0 0 0 मींस अगर लोड 0 है तो
स्ट्रेस भी जीरो, डिफॉर्मेशन भी जीरो और उस मटेरियल में स्ट्रेंथ भी जीरो। ओके, देन नेक्स्ट अपन मान लो 10 न्यूटन अगर एक्सर्ट किया, फिर उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आई 10 डिवाइडेड बाय इसका एरिया। ऐसे करके अपन कैलकुलेट करने के बाद में अगर अपन प्लॉट करें इस चीज को, किसको, अगर अपन प्लॉट करना चाहें इस डायग्राम को तो कैसे करेंगे? Sorry, we can directly use this 2 lines I think. ध्यान से देखना ये प्लॉट कैसे करते हैं। हर क्लास में आप जितना डिजाइन के कोई भी सब्जेक्ट में माइल्ड स्टील का स्टैंडर्ड स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ऑलवेज आस्किंग, हमेशा पूछते हैं उसको। सॉरी, ये एक्स एक्सिस है और ये है आपका वाई एक्सिस। ओके, देन डायरेक्टली वाई एक्सिस पे वी कैन डायरेक्टली से स्ट्रेस प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन, और वो भी परसेंटेज में। ये जो स्ट्रेस जो है वी कैन से मेगा पास्कल और पास्कल। ओके, कोई भी यूनिट हो सकती है, वो डिपेंड करेगा जिस यूनिट में आप प्लॉट करेंगे। तो ये है दो एक्सिस, जीरो वैल्यू शो कर रही है यहाँ पे। हॉरिजन इसका फर्स्ट, ध्यान से सुनना, फर्स्ट माइल्ड स्टील में लोड मींस स्ट्रेस अगर इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगी। तो और ये जो स्ट्रेन का जो अमाउंट होगा वेरी इनफाइनाइटेबल होगा, मींस इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 0.12% या 0.08% होगा। तो अगर मैं डायरेक्टली डिनोट करूं, फर्स्ट जो है ये है आपका पॉइंट ए, देन सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका बी, थर्ड जो पॉइंट है वो है सी। पॉइंट को डिनोट करने के लिए मैं जस्ट मार्क कर देता हूं, रेड मार्क। ओके, सी। ओके, देन हल्का सा कर्व नीचे आते हुए ये है आपका पॉइंट सी डैश, देन दिस इज कॉम्प्लेक्स, then starting from this point the curve is trends to above and gain the certain highest point, then go downfall and reaching a certain point F. okay, point ध्यान से सुनना, फर्स्ट जीरो में सॉरी O2 पॉइंट है आपका A, सेकंड पॉइंट जो है वो B, थर्ड जो है पॉइंट आपका C, और उसके बाद में C डैश, और उसके बाद में है D, और उसके बाद में E and F directly denote this. ओके, अब आते हैं इस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज और ये जो पॉइंट जो है वो कैसे शो करता है। बिल्कुल एकदम सिंपल, देखना कैसे कर्व प्लॉट हुआ है। ये कर्व प्लॉट हुआ है, फर्स्ट जो है आपका क्या है कि एज स्ट्रेस इंक्रीजेस देन स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बट एट पॉइंट सी, जो सी जो पॉइंट है उसमें सी जो पॉइंट जो है सी डैश सॉरी, वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 12%। ओके, अप्रोक्सीमेट 0.12%, but D point corresponding we can directly say 1.2। ये ऑब्जर्व किया है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और स्ट्रेंथ का जो अमाउंट जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स डिनोट कर रहा हूं। देन ई पॉइंट जो है
is approximate about the 10 to 15 times क्या है परसेंटेज. देन सेकंड जो है एफ पॉइंट वो क्या है 20 to 30%. ये है स्ट्रेंथ की वैल्यू. ओके. और ये जो आपने किस पे किया है, एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन था, कूपन जो था ये है आपकी स्टैंडर्ड लेंथ LG, जो क्या करना है आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने में काम आएगा. ओके. अब आते हैं इन सब पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में. सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना ही है. सबसे पहला पॉइंट ओ ए रीजन ए पॉइंट. ठीक है. ए पॉइंट इक्वल टू प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट. ओके. देन बी पॉइंट इलास्टिक पॉइंट. देन सी पॉइंट equal to upper yield point. Okay. Then C dash equal to lower yield point. Okay. Point का ध्यान रखना यहाँ पे. D point equal to strain hardening point. Means beyond this point there is a material have the hardened. Means उसके पास अगर आप स्ट्रेन एक्सर्ट करना चाहते हो तो आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा. मींस डी पॉइंट के बाद में अगर आपको स्ट्रेस एक्सर्ट करेंगे तभी आपको स्ट्रेन गेन मिलेगा. ई पॉइंट इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट. अल्टीमेट का मींस थ्रू आउट इस पर्टिकुलर मटेरियल का जो कर्व है उसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेस जो है वो एक्सर्ट कितना करेगी वो है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट. देन F इक्वल टू फ्रैक्चर पॉइंट. मींस जहां पे मटेरियल का क्या हो फ्रैक्चर फेलियर. ओके. अब आते हैं अपन रीजन के बारे में. सबसे पहला ओए है आपका लीनियर प्रोपोर्शनल लिमिट रीजन. ये सब पूरा 1-to-1 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे. कौन सा रीजन है ओबी इलास्टिक limit region. Means if your material under the OB line, अगर OB लाइन के अंडर है, लिमिट इस रीजन के अंडर है, मींस अगर आपका लोड का अमाउंट लाइक दिस और स्ट्रेंथ का अमाउंट दिस है, तो व्हेन अनलोडिंग इन द केस मींस अगर आप लोड को हटाए हुए अनलोडिंग होगी तो थ्रू आउट सेम पाथ गेन करेगा. मींस मटेरियल आर गेनिंग दी ओरिजिनल शेप, तो उसको बोलते हैं ओबी. मींस अगर आपने ओबी से भी ज्यादा अगर स्ट्रेस एक्सर्ट करी तो ये क्या होगा इसमें परमानेंटली क्या होगा डिफॉर्मेशन. ओके. देन अगर नेक्स्ट में अगर रीजन बताऊं आपको, नेक्स्ट रीजन है ए से सी डैश रीजन. ओके. then reason for the C dash D, then DE and final FG reason. ओके. अब ये रहेगा मटेरियल यील्डिंग रीजन. C dash means plastic deformation. DE means strain hardening रीजन और EF इक्वल टू नेकिंग रीजन. ये सारे पॉइंट आपको डिनोट होने चाहिए. तो मीन CDD जो है वो है आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इसी को बोलते हैं डक्टाइल रीजन. ओके. ये जो है वो है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग. ये है नेकिंग. ये है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट.
रीजन मींस लीनियर इलास्टिक लिमिट मींस अगर इसका आप स्लोप लोगे वो ऑलवेज यू गेट यंग्स मॉडुलस ई। तो आपका जो यंग्स लॉ जो है वो ओनली फॉर ओए रीजन तक वैलिड करता है और ये पूरा एक लीनियर लाइन है। आफ्टर द पॉइंट ए द कर्व इज शिफ्टेड फ्रॉम द लीनियर टू द नॉन लीनियर। ओके, ए पॉइंट के बाद में जो कर्व है वो हल्का सा क्या है, नॉन लीनियर। फिर देन थ्रू आउट दी जो आपका कर्व जो है वो नॉन लीनियर शो करेगा। सी डैश टू डी जो है वो रीजन क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, तो जस्ट अब स्टार्टिंग करते हैं अपन इसके पर्टिकुलर जो पॉइंट्स के बारे में। ओ का मीन्स कि अगर आपका स्ट्रेस जीरो है तो मटेरियल में स्ट्रेन भी जीरो है। मींस अगर आप किसी मटेरियल में अगर लोड भी एक्सर्ट नहीं करोगे और डिफॉर्मेशन भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, डायरेक्टली सिंपल। देन O टू A पॉइंट, O टू A पॉइंट डायरेक्टली डिनोट करता है कि अगर मटेरियल लोड जो लेवल है वो मींस स्ट्रेस का लेवल अगर A तक है तो आपका मटेरियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिमिट में होगा। और इस केस में क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अगर आपका मटेरियल अंडर दी प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट मींस यहाँ पे डायरेक्टली हुक्स लॉ फॉलो करता है। हुक्स लॉ मींस स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इस लाइन का जो स्लोप जो है, वो जो लाइन का स्लोप है वो क्या है, कैपिटल ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं ए पॉइंट के बाद में क्या होगा, मटेरियल और स्ट्रेस एक्सर्ट किया। ओके, और ये जो ए पॉइंट है वो उसकी अगर मैं लिमिट ड्रॉ करूं स्ट्रेन की, वो इक्वल टू 0.08%। मींस मटेरियल का लीनियर इलास्टिक बिहेवियर आपको इनफाइनाइट मींस स्ट्रेन की बहुत ही कम वैल्यू पे आपको क्या दिखेगा, मटेरियल का इलास्टिक लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। अब आते हैं पॉइंट बी। अब जो अप टू जो पॉइंट बी है वो डायरेक्टली डिनोट करते हैं कैसे, अप टू जो पॉइंट बी है वो डायरेक्टली शो कर रहा है उसकी इलास्टिक लिमिट। मींस अगर आपका मटेरियल जो है वो ई जो बी पॉइंट जो था वो क्या था, इसका डायरेक्टली बी जो पॉइंट है, चेंज द कलर वी कैन अंडरस्टैंड इजीली यूजिंग द येलो कलर। ओके, तो जो बी जो पॉइंट है इसमें, जो बी पॉइंट है वो क्या है, इसका इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ओके, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ओके, मींस अगर आपका मटेरियल बी पॉइंट के अंडरनीथ अगर स्ट्रेस गेन करता है तो ही इज गेनिंग दी ओरिजिनल पोजीशन। मींस अगर मैं बी पॉइंट को अगर डिनोट करूं, मींस अगर आपका जस्ट एक डिफॉर्म बार है, प्रिज्मेटिक बार, और उसको फोर्स लगाया पी और उस पे स्ट्रेस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट और स्ट्रेस जो है पी अपॉन ए नॉट। ओके, पी अपॉन ए नॉट। ओके, ये होगी स्ट्रेस। अगर ये स्ट्रेस की वैल्यू इज लेस देन दी स्ट्रेस वैल्यू एट बी पॉइंट। ओके, ये जो अपना बी पॉइंट जो था, तो इसमें क्या होगा, मींस अगर आपका स्ट्रेस का लेवल जो है वो जस्ट लाइक सिंपल मींस ये डिफॉर्म होने के बाद में ये डिफॉर्म हो गया और स्ट्रेस जो लेवल है वो सिग्मा बी से कम या बराबर है, तो मटेरियल अनलोडिंग मींस पी फोर्स अगर आप हटाओगे तो डायरेक्टली किस शेप में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप। ओके, ये होती है इसकी इलास्टिक लिमिट। कोई अपन कहते हैं कि मटेरियल इलास्टिक है या इन इलास्टिक, तो उसकी इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस तक अगर आप स्ट्रेस एक्सर्ट करते हो, मींस इस पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे ये मटेरियल क्या है, माइल्ड स्टील का,
और इस माइल्ड स्टील में अपन क्या निकाल रहे हैं, इसकी इलास्टिक लिमिट कितनी है, सिग्मा बी। और अब इस मटेरियल पे आपने स्ट्रेस एक्सर्ट की है सिग्मा। लेट्स एग्जांपल कि इलास्टिक लिमिट ऑफ द माइल्ड स्टील इक्वल टू 100 मेगापास्कल। मेगापास्कल मींस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर डायरेक्टली। और अब आपने स्ट्रेस फोर्स इतना एक्सर्ट किया और सिग्मा की वैल्यू आ गई 95 मेगापास्कल। तो अप टू 100 तक ये मटेरियल क्या शो करेगा, इलास्टिक मटेरियल। मींस आप इतनी स्ट्रेस लेवल पे क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इस मटेरियल को एक्सर्ट, मींस ये वापस क्या जो मटेरियल जो है वो ओरिजिनल शेप में गेन कर लेगा। ओके, देन नेक्स्ट है आपका सी और सी डैश। सी जो है वो है अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है कि मोस्टली ड्यू टू रेट ऑफ लोडिंग और फॉर गेनिंग द मटेरियल यील्ड वी एक्सर्ट द हायर स्ट्रेस, जो वो रहेगी वो होगी एफ वाई डैश। और उसके जस्ट बाद में बहुत कम माइनर वैल्यू में जो पॉइंट है वो है सी डैश। सी डैश को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। यही मटेरियल की क्या होती है, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मींस या यील्ड पॉइंट किसी मटेरियल का वो होता है जिसके बियॉन्ड मटेरियल गो कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन विदाउट इंक्रीजिंग लोड या स्ट्रेस। मींस ध्यान से देखना, सी डैश पॉइंट के बाद में मटेरियल के वाई एक्सिस मींस स्ट्रेस के लेवल में बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज है, बट ये मटेरियल क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन हो रहा है अप टू डी पॉइंट। तो अप टू डी पॉइंट तक जितना डिफॉर्मेशन होता है ये क्या होता है, परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इसके बियॉन्ड क्या हो जाता है, मटेरियल परमानेंटली इलोंगेटेड हो जाता है, बहुत इलोंगेटेड हो जाता है। मींस देखना 0.12% से डायरेक्टली 1.2 या 1.8%, 10 to 15 टाइम्स 10 to 15 टाइम्स ऑफ दिस स्ट्रेन वैल्यू तक क्या होता है, ये इलोंगेटेड। तब जाके आपको पॉइंट मिलता है डी। डी पॉइंट को बोलते हैं क्या, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट। ओके, अब क्या हुआ भाई, अब मटेरियल क्या होगा थ्रू आउट इसके अंदर, जैसे ये मटेरियल है और इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो इलोंगेटेड हो गए, मींस डिफॉर्म हो गए। अब इन मटेरियल की बॉन्डिंग जो है वो क्या रहेगी, रिक्रिस्टलाइन। मींस मटेरियल के मॉलिक्यूल रीलोकेशन मींस अपनी एक स्टेबल लोकेशन में जाना चाहेंगे, और यहाँ पे मटेरियल क्या शो करना प्रेजेंट करने देता है, स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग। इसको वर्क हार्डनिंग भी बोलते हैं कि अगर आप इसमें वर्क करना चाहते हो, मींस अब मटेरियल को आप इलोंगेशन करना चाहते हो या फिर स्ट्रेस या लोड एक्सर्ट करोगे, तो अब आपके ऊपर क्या इंक्रीज होगी, स्ट्रेस। स्ट्रेस इंक्रीज करने के लिए ये जो पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ये मटेरियल की रिक्रिस्टलाइन जो होती है वो स्टेबल फॉर्म में जाना प्रेफर करेगी। मींस इन दोनों मॉलिक्यूल जो होंगे मटेरियल के वो रिक्रिस्टलाइन होंगे, रीलोकेशन होंगे, तो ये क्या करेंगे, हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये हार्डनिंग कहां तक रहेगी, ये हार्डनिंग रहेगी ई पॉइंट तक। इस ई पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एफयू। मींस material throughout the behavior up to failure, the maximum stress value is called the ultimate stress E. Okay, then E point to F point क्या है, material के अंदर क्या हो जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना चालू हो जाता है। मींस अब मटेरियल में दम नहीं रहा, मींस अब उसका मटेरियल का डायामीटर या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना चालू हो जाता है। मींस जैसे अपनी जैसे गर्दन नेकिंग, मींस अब वो उसकी गर्दन पतली होने लग जाती है। और अब आपको स्ट्रेस मींस अब आपको इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है वो ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ही रीजनेबल स्ट्रेस पे मटेरियल क्या होता है कंटिन्यूअसली फेल होता होता
फेल का मतलब माइल्ड स्टील का जो स्पेसिमेन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसी पार्ट में जहां पे डिवाइड होता है और सबसे लास्ट जो स्ट्रेस जो है वो होगी फेलियर स्ट्रेस और उसके करस्पॉन्डिंग फेलियर स्ट्रेन। ये जो एफ जो पॉइंट होता है वो डायरेक्टली किस तरह से डिनोट करता है, उसको बोलते हैं माइल्ड स्टील का कप कॉन स्ट्रेस फेलियर। कप कॉन स्ट्रेस फेलियर मींस ये मान लो इसकी थी बार और इसके अंदर इस टाइप से कप बनेगा और इसके अपोजिट जो है वो भी क्या रहेगा, इस टाइप से कोन की तरफ फेल होगा। ये अपन पढ़ेंगे इसको आराम से, बिल्कुल सॉरी इसको इस तरह से करते हैं। ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये है आपका बार, ये दोनों बार हैं और ये दोनों आपस में क्या होगी, ब्रेक डाउन फेलियर। ओके, और ये जो फेलियर है वो डायरेक्टली कैसे डिनोट कर रहा हूं, ये इसको तो बोलते हैं कप और इसको कौन, और ये परफेक्टली क्या होता है, सियर फेलियर मींस इसकी ओरिजिनल सरफेस से 45 डिग्री एंगल पे इसका फेलियर हो जाता है। और इसका डिनोट कैसे होगा, एक तो ये बनता है कप, सॉरी ये होता है कोन और इसके सामने बनता है कप, इसलिए इसको बोलते हैं कप कोन फेलियर। ओके, कप कोन फेलियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपन उसमें पढ़ेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज और ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, इससे क्या क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, स्टे इन होम एंड स्टे इन सेफ।